सीख लिया तो ये माना जाता है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गया। ऐसा है क्या? नहीं सर। पर्सनालिटी डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, उसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको कंसीडर करना चाहिए। लुक कर लीजिए अगर करना चाहे तो। सबसे पहले लुक्स, आप दिखते कैसे हो, यहाँ से शुरू होगा। फिर एटीट्यूड, सोचते कैसे हो, फील कैसे करते हो, काम कैसे करते हो। फिर कम्युनिकेशन स्किल्स, बात कैसे करते हो। उसके बाद पीपल्स स्किल, लोगों के साथ बिहेवियर कैसा है। प्रेजेंटेशन स्किल्स, डेमो दिखा रहे हैं या प्लान दिखा रहे हैं या कुछ भी ट्रेनिंग कर रहे हैं तब प्रेजेंट कैसे नहीं करते हैं। और लीडरशिप स्किल। इतने तो मुझे 5 मिनट में सूझे, इससे ज्यादा भी हो सकता है। अब लुक्स की बात करें तो लुक्स मतलब लुक्स में भी फिर अलग अलग चीजें होती हैं। सबसे पहले लुक्स के अंदर होगा आपकी हेल्थ कैसी है। कैसा लगेगा अगर कोई 100 किलो का बंदा जिसकी तोंद बूंद निकली हुई हो और चेहरे पे फैट का टकरा हो जाके बात करे कि साहब आप अगर कैंगन वाटर पियोगे तो हेल्दी रह सकते हो। देखने वालों को कैसा लगेगा? बिल्कुल। क्या जवाब मिलेगा? पहले खुद को हेल्दी हो जाओ। अजीबोगरीब लगेगा एक लाइन में। अजीब लगेगा। लोग क्या बोलेंगे, पहले खुद तो आ जाओ शेप फिर बात करो। तो शेप आपका प्रॉपर हो, हेल्दी नजर आ रहे हो, हेल्दी होना चाहिए। इसके बाद दूसरा आपकी ड्रेसिंग, किस तरह के कपड़े पहने हुए। बहुत महंगे ब्रांड कपड़े पहने हो तो प्रॉपर उसको आयरन किया हुआ हो, प्रेस किया हुआ हो, धुले हुए हो, स्मेल नहीं आ रही हो, परफ्यूम यूज कर सकते हैं। फिर तीसरी चीज ग्रूमिंग, कटिंग बराबर बना रखी हो। शेविंग करते हैं तो वो शेव करके जाए, क्लीन शेव हो करते हैं। दाढ़ी वाड़ी बना रखी हो तो वो व्यवस्थित रहे। ये ग्रूमिंग प्रॉपर होनी चाहिए आपका, ड्रेसिंग प्रॉपर हो और आप हेल्दी दिखो, तब तो लोग सीरियसली लेंगे। इसके बाद आ जाता है एटीट्यूड। एटीट्यूड एक ऐसी चीज है जिस पर आपको सबसे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। इनफैक्ट हमारे बिजनेस में तो होता यही है, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। 90% रोल एटीट्यूड का है। एटीट्यूड मतलब क्या? किसी काम को करते समय आप कैसा फील करते हैं, ये एटीट्यूड। और हमारे बिजनेस में 90% रोल है एटीट्यूड का और 10% रोल है स्किल्स। मानते इस बात पर? सोनी जी, यस सर। थोड़ा सा इंटरवीन करूं। आपने एटीट्यूड बोला तो उसी के ऊपर एक बहुत अच्छा सेंटेंस दिमाग में आया। बिल्कुल बिल्कुल। मैं सवेरे के ट्रांसिट प्रोग्राम में हूँ, इसलिए कैमरा ऑन नहीं कर पा रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ। बट मेरी आवाज तो आ रही बराबर? तो मुझे लगता है कि ये जो भी पॉइंट सोनी जी अभी बता रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मतलब मैं समझता हूँ कि डेमो प्लान वगैरह इन सबसे ऊपर की बातें हो रही है। एंड मैं सबसे आह्वान करता हूँ पहले तो कि इनको एक एक चीज को आत्मसात करें और नोट करने वाली जो बात सर बोल रहे हैं एकदम सही है, वो भी करें। तो एटीट्यूड एकदम परफेक्ट बात बोली सोनी सर ने कि सबसे इम्पोर्टेंट अगर कुछ है तो वो हमारा एटीट्यूड है। हमारा ओवरऑल जो दृष्टिकोण और व्यक्तित्व और सबका मिक्सचर करके जो हो जाता है वो एटीट्यूड। तो एक बहुत ही प्यारी सी कहावत है इसके ऊपर, अगर आप नोट कर सके या दिल दिमाग में रख सके, कि इट इज नॉट द एप्टीट्यूड बट इट इज द एटीट्यूड which decides your altitude. It is not the aptitude but it is the attitude which decides your altitude, है ना? तो एप्टीट्यूड मतलब आप कितने ग्रूम्ड हैं किसी एरिया में। मैं इसको थोड़ा सा हिंदी ट्रांसलेट करके सबकी सुविधा के लिए बोलता हूँ कि एप्टीट्यूड मतलब जैसे मान लीजिए कि कोई एमबीए है, मैनेजमेंट का है और बहुत अच्छा उसका मैनेजमेंट का स्किल है ना? तो एप्टीट्यूड मतलब आपका किसी विषय के प्रति आपकी जो नॉलेज और जो अंडरस्टैंडिंग है। तो बोले वो ज्यादा मायने नहीं रखता। वो कह रहे हैं एप्टीट्यूड भी इतना मायने नहीं रखता, बट मायने क्या रखता है? एटीट्यूड। यानी आपका एटीट्यूड को और सोनी जी बताएंगे, लेकिन आपका जो व्यक्तित्व, आपका जो रुझान, आपकी जो सोच है, मतलब सोच एक बड़ा हिस्सा एटीट्यूड का, वो डिसाइड करेगी कि आपका एल्टीट्यूड क्या है। तो एल्टीट्यूड मतलब आपकी ऊंचाई, यानी कितनी लेवल पर, किस लेवल
पर आप जाने वाले हो वो डिसाइड करेगा। तो आप कितने पारंगत हो, कितने विषय के वो हो, उससे भी ज्यादा आपकी सोच, आपका व्यक्तित्व, आपका रुझान क्या है, उससे आपका। तो 3 वर्ड हो गए, एप्टीट्यूड यानी आपका कहना चाहिए कि किसी विषय के प्रति रुझान। एटीट्यूड मतलब दृष्टिकोण, व्यक्तित्व और आपका पूरा व्यक्तित्व का सार निचोड़ बोल सकते हैं, वो एटीट्यूड हो गया। और एल्टीट्यूड मतलब हाइट, ऊंचाई, है ना। पहाड़ों के लिए जनरली यूज होता है वर्ड एल्टीट्यूड, कितना एल्टीट्यूड है, कितना हाइट है। तो आपकी हाइट जो है, आपने कितना पढ़ाई लिखाई करी, कितना आपका उस विषय पर पकड़ है, उससे भी ज्यादा डिपेंड करेगा आपकी सोच, व्यक्तित्व और आपका थॉट प्रोसेस क्या है। तो फैंटास्टिक टॉपिक सोनी जी, प्लीज कंटिन्यू। एटीट्यूड एक इतना बड़ा विषय है कि इस पर तो पूरा एक सेशन लिया जा सकता है, क्योंकि 5 मिनट में अभी मैंने ये कुछ नोट्स बनाए और शुरू हो गया। तो एटीट्यूड के बारे में इस समय तो ज्यादा बात नहीं करूंगा, एक दिन अलग से पूरा एक सेशन लेंगे। क्योंकि हमारे बिजनेस में एक चीज आप अच्छी तरह से गांठ बांध लीजिए, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। आपका नजरिया ही सब कुछ है। नॉलेज वो होता है जो आप जानते हो, और एटीट्यूड वो होता है जो आप फील करते हो जब आप फील्ड में जाते हो और काम करते हो। तो अक्सर क्या होता है कि जिन लोगों का एटीट्यूड कमजोर है वो इस बिजनेस से बहुत जल्दी बाहर हो जाते हैं। आप गए, आपने काम शुरू किया, 4 लोगों से मिले, 4 लोगों ने मना कर दिया, दिमाग में विचार आने शुरू हो जाते हैं कि गलत फंस गया, कोई मुझे बेवकूफ बनाकर मशीन बेचकर चला गया, लोग इस मशीन को नहीं खरीदते, बेहतर है पुराने काम को वापस पकड़ ले या कोई दूसरा काम ढूंढ ले। तो शुरुआती दौर में कुछ नो सुनने के बाद लगभग बिजनेस छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन जिनका एटीट्यूड स्ट्रांग होता है, उनको पता है कि शुरू में हो सकता है आपको 100-150 बार नो सुनना पड़े, इतने रिजेक्शन फेस करने पड़े, लेकिन अगर आप लगातार अपने आप को डेवलप कर रहे हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि फिर रिजेक्शन नहीं मिलते। जितने भी लोग बड़े लेवल्स पर पहुंचे हैं, जिन लोगों ने बड़े बिजनेस अभी तक खड़े कर लिए हैं, उन सबको शुरुआती दौर में बहुत सारी असफलताएं मिली। तो असफलताओं को आप कैसे हैंडल करते हो, इससे तय होता है कि आप कितना आगे जाने वाले हो। कई बार ऐसा होता है कि 40-50 डेमो हो गए, 60 डेमो हो गए, एक भी सेल नहीं आई, होता है। सवाल ये है कि क्या उसके बाद आप फिर से एक और डेमो करने के लिए तैयार हो? एक डेमो और करने के लिए फिर से घर से निकलते हो क्या? तो आपका एटीट्यूड बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर बात की थी मैंने कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन बहुत सारे अलग अलग तरीकों का होता है। एक कम्युनिकेशन होता है 1-on-1, आप किसी एक पर्सन के साथ बैठे हो, उसके साथ बातचीत कर रहे हो, यहाँ पर बात करने का तरीका अलग होगा। एक कम्युनिकेशन होता है आप एक छोटे ग्रुप के साथ हो, 5-7-10 लोग बैठे हैं, आप उनके साथ बात कर रहे हो, यहाँ पर बात करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा। और एक कम्युनिकेशन होता है जब आप स्टेज पर बात कर रहे होते हैं, यहाँ पर बात करने का तरीका बिल्कुल अलग होगा। तो तीनों जगह अलग अलग तरीके से बात करनी होती है। स्टेज पर जब आप बात कर रहे हो तो हर एक से पर्सनली कनेक्ट नहीं हो सकते, वहां आप एक ग्रुप से बात कर रहे हो। छोटे ग्रुप में और 1-on-1 बात कर रहे हो तो आप पर्सन टू पर्सन कनेक्ट होकर बात कर पाते हो। यहाँ पर अक्सर वॉल्यूम नीचे रखिए, कंफर्टेबल टोन पर बात कीजिए। लेकिन अगर इस बात करना है तो बिल्कुल फायर ब्रांड बन जाइए। जो निखिल जी बोलते हैं दहाड़ कर बात करो, तो दहाड़ना स्टेज पर तो अच्छा लगता है, 1-on-1 में दहाड़ नहीं सकते, सामने वाला डर जाएगा। कम्युनिकेशन के भी डिफरेंट तरीके होते हैं। पीपल्स स्किल, लोग कैसा फील करते हैं जब वो आपके साथ होते हैं, आपके साथ फील होता है, उनको ऐसा लगता है कि आप उनके फ्यूचर में, उनकी ग्रोथ में इंटरेस्टेड हो। क्या वो ऐसा फील करते हैं कि आप उनको आगे बढ़ने के लिए सिंसियरली हेल्प कर रहे हो? क्या उनको आपके साथ समय गुजारना अच्छा लगता है? अगर ये चीजें उनको अच्छी लगती है तो आपकी पीपल्स स्किल अच्छी है, तो वो आपके साथ बार बार मिलना चाहेंगे। और एक बार जो आपके बिजनेस में आ गया फिर आपको छोड़कर नहीं जाएगा। लेकिन अगर लोग ऐसा फील नहीं करते कि आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं उनके ग्रोथ में, उनके फ्यूचर में, तो वो आपके साथ ज्यादा देर तक टिकेंगे नहीं। पर हमारा बिजनेस क्या है, हमारे बिजनेस में आपको बहुत ज्यादा पर्सनल सेल्स नहीं चाहिए।
अगर आपने 20-25 मशीनें भी पर्सनली बेच दी अपनी लिस्ट में से तो बहुत बड़ा काम कर दिया। इतनी भी पर्सनल सेल आमतौर पर नहीं होती। इंपॉर्टेंट ये है कि जिन लोगों को आपने शुरू में अपने साथ जोड़ा है उनके साथ आप क्या करते हो। तो अगर आपने 10-12 भी पर्सनल सेल की है और इस 10-12 में से 3-4 ऐसे लोग मिल गए जो फ्यूचर में कुछ करना चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, और आपने उनको इतना सिखा दिया कि वो अपने गोल्स पूरे करें, आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा। तो पीपल्स स्किल हमारे बिजनेस में एक और बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, इसके बिना काम नहीं चलता है। अक्सर आप देखोगे लोग आते जरूर हैं लेकिन साथ में ज्यादा देर रुकते नहीं है, साथ में काम नहीं करते। और अगर पुराने लोग ही साथ में काम नहीं कर रहे तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कितने नए लोग आते जा रहे हैं, ये चलता रहेगा। लोग आएंगे, कुछ लोग रुकेंगे, कुछ लोग वापस भी जाएंगे, लेकिन पब्लिक अगर आपके साथ रुकी है तो आप एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर पाओगे, बहुत बड़ा एम्पायर बना लोगे। वो जरूरी है। फिर प्रेजेंटेशन स्किल, डेमो कैसे दिखाते हैं, प्लान कैसे दिखाते हैं, 1-on-1 में डेमो कैसे दिखाते हैं, ग्रुप में कैसे दिखाते हैं, स्टेज पर कैसे दिखाते हैं, वो सारी चीजें। और फिर लीडरशिप स्किल, आप अपनी टीम के लोगों की ग्रोथ के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए क्या करते हैं, कैसे करते हैं। लीडरशिप के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। एक बड़ा पॉपुलर तरीका होता है लीडरशिप का कि मेरी टीम में मेरे बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, मेरी टीम में मेरे बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। कितने लोगों को ये वाला तरीका पसंद है? अनम्यूट करके बातें कर सकते हैं, ये वन वे कम्युनिकेशन नहीं होने वाला है। तो कितने लोग हैं जो इस तरह की लीडरशिप पे भरोसा करते हैं कि मेरी टीम में मेरे बगैर पत्ता भी नहीं हिलना चाहिए? नहीं सर, मैं तो इस चीज पर नहीं विश्वास करता हूँ। आप नहीं करते हो? मैं भी नहीं करता सर। बिल्कुल। दूसरा तो ये होती है लीडरशिप की क्वालिटी कि मेरी टीम में पत्ता तो क्या, पूरा पेड़ मेरे बगैर हिलता है। मैं नहीं भी जाता हूँ तो भी लोग डेमो दिखाते हैं, प्लान दिखाते हैं, फॉलो अप करते हैं, क्लोजिंग करते हैं, पैसा ले आते हैं, चेक जमा कर देते हैं, आईडी भी लगा देते हैं, और बाद में मुझे बताते हैं सर एक और आईडी लग गई। कौन सी वाली सिचुएशन ज्यादा अच्छी है? सेकंड वाली। ये वाली, सेकंड वाली। कर सकते हैं बाकी सब। हम क्या करते हैं? पहली वाली पे ज्यादा जाते हैं। जब भी कोई नया ऑनलाइन आता है हम लोग एक ही बात बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आजा मेरी गाड़ी पे बैठ जा। नहीं, आपकी भाषा में आजा मेरे कंधे पे बैठ जा। मेरे कंधे पे बैठ जा, भाई है ना, सब संभाल लेगा। तू तो ये बता डेमो कहाँ दिखाना है, प्लान कहाँ दिखाना है, फॉलो अप को लेके जाएगा क्या? तो नाव वाला एक निखिल सर का वीडियो था सर, आइया हो आइया हो। हाँ भैया बिल्कुल। तो एक लीडरशिप ये वाली होती है कि आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, मेरे कंधे पे बैठ जा। फिर थोड़े दिन में क्या होता है कि एक आया डाउनलाइन, फिर उसका डाउनलाइन आया, कंधे पर एक और बैठ गया, फिर उसका भी डाउनलाइन आया, कंधे पर एक और बैठ गया। थोड़े दिन बाद इतने सारे लोग कंधे पे बैठ जाते हैं कि चलना मुश्किल हो जाता है। सोनी सर थोड़े पे जाते हैं। यस सर। एक चीज और सके लोग ये बोलते हैं भाई देव कुछ नहीं करना, सब हम करेंगे, तो चिंता मत कर, वही सब हम करेंगे। ये वही वाला है ना, ये वही वाला लीडरशिप स्टाइल है। आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, सब कुछ मैं करूंगा। लेकिन इसमें बड़ा बिजनेस नहीं होता। इसमें क्या होता है कि ये जो अपलाइन है ये सुपरमैन बन जाता है। सुपरमैन कैसे? खंडवा से आवाज लाई, डाउनलाइन ने आवाज दी अपलाइन भैया आ जाओ, तो अपलाइन जो है वो खंडवा पहुंच गए। खंडवा में काम कर रहे हैं, फिर आवाज आती है नागपुर से, अपलाइन भैया आ जाओ यहाँ जरूरत है, तो छलांग मारी और नागपुर, फिर छलांग मारी, कभी ग्वालियर, कभी दिल्ली, कभी मुंबई। यानी जो अपलाइन है इधर से उधर, उधर से उधर दौड़ता ही रहता है, तो वो सुपरमैन बन जाता है। तो एक लीडरशिप स्टाइल ये वाला है। दूसरा लीडरशिप स्टाइल ये है कि जो इंटरेस्टेड है इस बिजनेस को करने में, उसको इतना डेवलप कर दिया जाए कि वो आपके बगैर काम कर सके। अब यहाँ पर सेकंड वाला ज्यादातर लोग क्यों नहीं करते? ज्यादातर लोगों का देखो वो पहले वाले लीडरशिप स्टाइल पे ज्यादा भरोसा करते हैं। होता है ऐसा?
ये सब कुछ मैं करूंगा, तू तो बस मेरे साथ आजा भाई, सब कुछ भाई संभाल लेगा। ऐसा क्यों करते हैं? सबको पता है कि वो सेकंड वाला जो है, ऐसा लगता है कि जो लीडरशिप स्टाइल है वो ज्यादा अच्छा है, उसके रिजल्ट्स ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन अधिकतर लोग पहले वाले पे भरोसा करते हैं। क्यों? टेंशन होती है ना सबको सिखाने में, और सब लोग सीख जाएंगे ऐसा भी नहीं होता है, परेशानी ज्यादा होती है। हर कोई सीखने को तैयार नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात, सिखाने के लिए बहुत पेशेंस चाहिए। पेशेंस चाहिए, सिखाने के लिए बहुत पेशेंस लगता है, क्योंकि जो डाउनलाइन होता है वो बच्चों जैसी गलतियां करता है। 50 बार अपने सामने बैठा के कॉलिंग की स्क्रिप्ट लिखवा दो उसको, ये सिर्फ इतना ही बोलना है, इसके आगे कुछ नहीं बोलना है, और आप उसको 10 बार प्रैक्टिस भी करवा दो आपस में फोन कॉल करवा के, और फिर अब आप उसको बोलोगे अब अपने प्रोस्पेक्ट को फोन लगा, तो पक्की बात है जैसे ही वो हेलो बोलेगा और उसके बाद जो कुछ भी बोलेगा, आपने जो कुछ सिखाया था वो सब बाजू में रह जाता है, वो वही बोलते लगता है, फिर बड़ा मुश्किल रहता है। लेकिन उसके बावजूद भी जो उसको कंफर्टेबल लगता है, तो पेशेंस बहुत चाहिए। दूसरी बात, हर कोई सीखने को तैयार भी नहीं है। निखिल जी ने बहुत अच्छा टूल दिया, 18 सवाल, हर किसी को बोला 18 सवाल पूछो, 18 सवाल पूछो। कितने लोगों ने 18 सवाल पूरे पूछे? मुश्किल से 3-4 लोगों ने। बाकियों ने तो क्या किया, ये जो 18 सवाल है ये इस बिजनेस को करने का एक शॉर्टकट है, और हमने उस शॉर्टकट का भी शॉर्टकट बना लिया। किसी ने 18 में से सिर्फ 14 सवाल पूछे, किसी ने 12 पूछे, किसी ने 6 पूछे, और कुछ लोगों ने तो सिर्फ 3 पूछे, हो गए 18 सवाल। 18 में से ये बहुत ज्यादा काम के लगे, तो आपको 3 ही पूछा और इसी में काम हो जाता है। तो वही वो जिसने किताब लिखी थी, जिसने पूरी जिंदगी लगा दी सेल्स की फील्ड में और अपने अनुभव पर एक किताब लिखी, उसमें ये 18 सवाल थे, हमने उसका भी शॉर्टकट बना लिया, सिर्फ 3 सवाल। तो वापस लीडरशिप पर आते हैं। तो लीडरशिप का जो सेकंड वाला तरीका है ये बहुत पेशेंस मांगता है, किसी को सिखाना थोड़ा सा कठिन है, इसलिए ज्यादातर हम लोग पहले वाले पर आ जाते हैं। फिर दूसरा एक चीज होती है स्पीड। अगर आप पहली वाली लीडरशिप स्टाइल में काम कर रहे हो तो आपकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी, दूसरी वाली लीडरशिप स्टाइल में स्पीड बहुत कम हो जाती है। पहली वाली लीडरशिप स्टाइल में क्या होता है कि काम कॉपी कर रहे हो हर जगह, काम आप कर रहे हो हर जगह, आपकी अपनी स्किल काम में आ रही है। लोग बदलते जा रहे हैं और उनकी लिस्ट बदलती जा रही है। पहले ए पर्सन को स्पॉन्सर किया, फिर उसकी लिस्ट पर काम किया, फिर उसकी लिस्ट पर बी मिल गया, फिर उसके साथ शुरू हो गए, सी मिल गया, उसके साथ शुरू हो गए। लोग डेवलप नहीं हो रहे, टीम बड़ी होती जा रही है, पैसा जरूर आ रहा है बैंक अकाउंट में, और ये बड़ा अच्छा लगता है अकाउंट में जब पैसा। लेकिन 80-90 मशीन होने के बाद जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो हम अकेले होते जो काम कर, यहाँ पे थोड़ी सी तकलीफ होती है। पहुंच चुके हैं। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। सॉरी सर, आवाज ब्रेक हो रही है। आवाज ब्रेक हो रही है, रुको मैं लैपटॉप पर चलाता हूँ थोड़ा सा। जी जी आइए सर, लैपटॉप पे आइए जब तक बात करते हैं। जी सर यहाँ पर क्या लोगों को आत्मविश्वास नहीं है अपने आप पर? मैं वीडियो बंद कर लेता हूँ। यहाँ पर क्या कहीं भी नहीं होता है, वीडियो बंद करके आवाज ठीक है कुछ? हाँ आवाज ठीक है, ले आइए ना सर, लैपटॉप पे आ जाइए। मैं जब तक 2 मिनट का कुछ डिस्कशन है, कुछ मैसेजेस अपने साथी तक पहुंचाने के लिए। दोस्तों फ्राइडे को हम टेस्टिमोनी डे पे बात करते हैं, और इस बार जो है हमारे निखिल सर मीटिंग करेंगे पूरा, तो आप ज्यादा से ज्यादा साथियों को लेकर आइएगा। मुझे लगता है ऐसा कि अगर जो भी नए साथी जिन्होंने प्लान को देख रखा है, जिन्होंने केंगन को समझ रखा है, वे शुक्रवार के बाद अगर शुक्रवार में अगर ज्वाइन करते हैं फ्राइडे वाले सेशन में,
तो 100% वो आपके साथ में कंधे से कंधा मिला के काम करने के लिए आपके साथ ज्वाइन करेंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा हो तो आप उनको आज से कॉल कीजिए कि फ्राइडे को बहुत जबरदस्त सेशन होने जा रहा है और हमारे जो लीडर हैं, हमारे जो मेंटर हैं, जिनसे हम बहुत कुछ सीख रहे हैं और जो बहुत सारे लोगों की टीम को रन करा रहे हैं और सिखाने के लिए वो अपने आप को रेडी करके रखे हुए, तो वो इस मीटिंग को लेने वाले हैं। और आप सिर्फ ये जानिएगा कि इस मीटिंग में होता क्या है और हम किस सोच के साथ यहाँ पे काम कर रहे हैं, हमारा फीलिंग क्या है, हम लोगों के अंदर उत्साह का जो बात करेंगे वो क्या है, और थोड़ा सा उसको अच्छे तरीके से लेके आइए, वो ज्वाइन करें और उनको ज्वाइन जरूर कराएं। आपका क्लोजिंग रेशो बढ़ेगा यहाँ से। और आप भी जब अगर इसमें मीटिंग पे आएंगे, अगर आपके वो डिस्ट्रीब्यूटर जिन्होंने केंगन को ज्वाइन किया है लेकिन काम करने में उनको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो वहां से वो अपने आप को खड़ा कर पाएंगे, तो उनको भी आप ज्वाइन कराइएगा। सोनी सर, आप अगर ज्वाइन कर लिए हो तो आप अनम्यूट कर लीजिए सर। तो ये रहेगा हमारे निखिल पुराणिक सर लेंगे सेशन। थोड़ा सा टाइम है, आप बंद करो थोड़ी देर और। संडे को कौन साथी लेना चाहते, कौन लेडी लीडर है जो अपने आप को आगे लाना चाहेंगे? अगर आप नहीं बोलेंगे तो फिर हम कुछ और प्लान करेंगे, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप में से ही कुछ पढ़े। जी सर। ये सर जब अभी आ रहे हैं लैपटॉप पर, जब तक मैं बता रहा हूँ अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाने के लिए 5 पॉइंट हो रहे हैं इसमें। एक सबसे पहला होता है आत्म जागरूकता, होता है आत्मविश्वास, होता है संचार कौशल, होता है सामाजिक कौशल, होता है और अनुकूलनशीलता। ये 5 पॉइंट भी अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाने में बहुत कारगर होते हैं सर। ये पॉइंट तो हो सकता है अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दो आपने जो नाम लिया अभी। जी सर, आत्म संचार कुशलता तो कम्युनिकेशन हो गया। हाँ सर, आत्म जागरूकता मतलब अपनी ताकत और कमजोरियों को समझना और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना। आत्मविश्वास मतलब अगर खुद पर विश्वास है तो अपनी क्षमताओं पर भी विश्वास करे। संचार कौशल मतलब स्पष्ट रूप से बोलना और दूसरों की बातों को सुनना, प्रभावी ढंग से अपने संवाद को करना। सामाजिक कौशल दूसरों की बातचीत करना, संबंध बनाना और सामाजिक परिस्थितियों को सहज से महसूस करना। और अनुकूलनशीलता होता है सर बदलने वाले वातावरण के साथ समायोजित होना और उन चुनौतियों का सामना करना। ये 5 पॉइंट है सर। अनुकूलनशीलता मतलब बी रेडी टू चेंज। जी सर, जी सर। ये सर बदलने को तैयार रहो, नहीं तो बदलने को तैयार रहो, नहीं तो बदल दिए जाओगे। जी सर। कितनी बढ़िया लाइन निकल गई। बदलने को तैयार रहो, नहीं तो बदल दिए जाओगे। मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ इसका? बदलने को तैयार रहो, नहीं तो बदल दिए जाओगे। अगर आप नहीं बदलोगे तो प्रकृति खुद ही बदल देगी आपको। नहीं, काम करना पड़ेगा सर, काम करना पड़ेगा। जितेंद्र बताओ, कल जितेंद्र को समझाया था, बदलने को तैयार रहो, नहीं तो बदल दिए जाओगे। सर बदलने को तैयार रहो, नहीं तो 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि इंसान खुद चेंज हो जाए, नहीं तो इंसान को चेंज करना पड़ेगा, मतलब नई टाइमलाइन लेकर आनी पड़ेगी। आप अपनी आदतें नहीं बदलोगे तो अपलाइन आपको बदल देगा, वो किसी और के साथ काम करने लग जाएगा। तो बदलने को तैयार रहो, नहीं तो बदल दिए जाओगे। आप अगर तैयार नहीं हो खुद को चेंज करने के लिए तो अपलाइन आपको चेंज कर देगा, वो किसी और के साथ समय लगाएगा। तो बेहतर है आप खुद को बदल लो। बिल्कुल बिल्कुल सही सर। तो 1-2 मिनट हो रहे हैं, आप ले लो। जी बोलिए, कंटिन्यू करते रहिए। और सर हो गया आपका? और कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं सर, बोलो 1-2 मिनट और बोलो, मेरा अभी लैपटॉप सेटअप हुआ। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सर। यहाँ पे मैं नारी शक्ति को आह्वान कर रहा हूँ कि कौन मीटिंग लेंगे, तो कहीं से कुछ आवाजें भी नहीं आ रही है, तो ऐसा क्यों? आप बदलने को तैयार नहीं है क्या? जो आता है आपको वो बात रख सकते। रिया मैम, आप जादव मैम, आप लेंगे सेशन? आपके साथ में कोई पार्टनर देख लीजिए, आप आधे घंटे का ले सकते हैं। अगर आधे घंटे का सेशन आप लेंगे, जो आपको अभी तक जब से भी आप काम को कर रहे हैं, तो जो आपको समझ रहा है, अगर आपको लगे ना, आप अपनी स्टोरी शेयर कीजिए।
कि आप जब केंगन में नहीं थे तब आप किस टाइप की लाइफ को जी रहे थे, तब आप किस तरीके के माहौल में थे, तब आपको कैसा फील होता था, और अभी आप जब से केंगन में है तब आप अपने अंदर क्या चेंजेस पाते हैं। तो हम आप में जो नारी शक्ति में एक ही बात बोलना चाहूंगा, हमारे घर में यहाँ पे जितने भी साथी है देखिए अभी से, और सबके घर में कम से कम एक तो है, एक से कम तो नहीं है, लेकिन इतने 10-12 लेडीज दिख रहे हैं। तो कोशिश करें कि आप अपनी बात रखें। यहाँ पे मालती मैम है, अगर आप लोगों को लगता है ना तो आप अपनी स्टोरी शेयर कीजिए, आप अपने टेस्टिमोनी पे बात। ये मुझे पता है कि हमको नहीं कुछ आता है ना। जी मालती मैम, आप संडे को बात रखेंगे? ठीक है सर, अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। यस बिल्कुल कीजिएगा। आप कहाँ से हैं? सर मैं बैतूल एमपी से हूँ और झड़बड़े सर के साथ में अभी भी गई थी भोपाल, और वहाँ पे भी और 3 सेमिनार अटेंड कर चुकी हूँ, रायपुर, इंदौर और भोपाल का। झड़बड़े सर के अंडर में हूँ सर मैं, अभी मशीन लगी नहीं है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एक्चुअल में मैम आपको हम सेशन पे लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपके पास में डिवाइस नहीं है तो फिर आप कैसे यूज कर रहे होंगे, आपके पास तो उसका नॉलेज नहीं होगा। ओल्ड एज होम में लगी है सर, ओल्ड एज होम में लगी है, जहाँ पे मैं निवासरत हूँ ओल्ड एज होम में लगी हुई है मशीन। श्री मनोज विष्ट है हमारे ऊपर, वो उनके माध्यम से लगी है। 6 महीने कंप्लीट हो गए सर। ओके ना? जी सर। जी चलिए ओके ठीक है। यहाँ पे जादव मैम आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जरूर बात रखिए, आप बहुत अच्छी बात रखते हैं। तो आप रेडी रहेंगे संडे को? हम 2 लेडी लीडर जी सर रहेंगे। सुनेंगे यहाँ पे। जी चलिए आप जी सर रहेंगे, बताओ। कौन की टीम से? आप कौन की टीम से? कौन की टीम से आप? रवि बोर से। रवि भैया क्या है, बढ़िया। रवि भैया आप थोड़ा सा अपन फोन पे बात कर लेंगे। जी सर बिल्कुल। चलिए बहुत आप दोनों को बधाइयाँ कि आपने अपने आप को तैयार किया यहाँ पे बदलने के लिए, और अगर हम बदलने को तैयार हैं तो फिर आपको पता है कि क्या क्या होने वाला है। अगर आपको ज्यादा कुछ नहीं बोलते आता ना, आप अपनी स्टोरी शेयर कीजिए, अपनी फीलिंग को शेयर कीजिए। आपके समान कई सारी माता बहनें घर में बैठी है जो अपने एटीट्यूड, और उसके बाद पैराडाइम। तो पैराडाइम के बारे में फिर से एक बात करी गई, एक अलग पूरा सेशन हो सकता है। एटीट्यूड को बेहतर बनाने के लिए जो भी करना पड़े कीजिए, क्योंकि अगर आपका एटीट्यूड अच्छा होगा तो आपकी लाइफ अच्छी होगी। अदर देन कैंगन भी हमारी लाइफ है। आप सोचते कैसा हो जब आप कोई काम करते हो, किसी काम को करते समय आप कैसा अनुभव करते हो। एटीट्यूड को हम एक दूसरा, अगर हिंदी में एक शब्द इसके लिए प्रयोग करें तो नजरिया काफी मिलता जुलता रहेगा, काफी करीब है। आपका नजरिया क्या है, कैसा है बिजनेस को लेकर, प्रोडक्ट को लेकर, लोगों को लेकर, अपनी टीम को लेकर, जो आपकी टीम में नहीं है क्रॉस लाइंस उनको लेकर, और जो बिजनेस में ही नहीं है उनको लेकर। एटीट्यूड आपका सब कुछ डिसाइड करेगा। जैसे मिलिंद जी ने तो बहुत अच्छी बात बोली कि एप्टीट्यूड नहीं, एटीट्यूड डिसाइड करेगा कि आपका एल्टीट्यूड क्या रहेगा। अब ये एटीट्यूड आएगा कैसे, सुधरेगा कैसे? अच्छा, आमतौर पर एटीट्यूड को एक गलत अर्थ में लिया जाता है। सुना है आपने, अक्सर लोग बोलते हैं यार ये बहुत एटीट्यूड वाला आदमी है, बहुत एटीट्यूड दिखाता है। बिल्कुल तो वो एटीट्यूड नहीं है। एटीट्यूड मतलब उस एटीट्यूड का जो उपयोग हुआ उसमें एटीट्यूड का मतलब लिया जाता है अकड़ वाला आदमी, घमंड। हम उस एटीट्यूड की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं नजरिए की। आपका नजरिया कैसा है? जब आप किसी से इस बिजनेस के बारे में बात करते हो तो आप कैसा फील करते हो? जब आप इस मशीन के बारे में बात करते हो तो आप कैसा फील करते हो? अगर आप मशीन के बारे में बात कर रहे हो और आप खुद ही अब मशीन के बारे में अच्छा फील नहीं कर रहे हो तो बात बनेगी क्या? बिल्कुल नहीं बनेगी। जैसे मैं है कुछ लोग जिनको मैं जानता हूँ, मेरी टीम में भी है, दूसरी टीम्स में भी है, वो बोलते हैं सर मैं लोगों से इसके बारे में कैसे बात करूं, मुझे मशीन लगाए हुए 3 साल हो गए, अभी तक मेरे घर में कोई रिजल्ट नहीं आया। कोई ना कोई ऐसा आपको जरूर मिला होगा, आपकी टीम में भी हो सकता है कि ऐसी कोई महान विभूतियां हो कि सर मशीन लगाए हुए 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 1 साल हो गया, अभी तक मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला, तो मैं पब्लिक से कैसे बात करूं? है ऐसा? बिल्कुल सर, सब जगह में सब टीम में ऐसा ही
पूरी दुनिया भरी पड़ी है। तो ये भी एक एटीट्यूड होता है। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है, उनको रिजल्ट नहीं मिला? बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। विश्वास नहीं है। मशीन को कैसे यूज करना है उसको सीखा ही नहीं है। मशीन को कैसे यूज करना है उसको सीखा ही नहीं है। पानी कैसे लेना चाहिए, पानी कैसे उपयोग करना है, कितना टीडीएस होना चाहिए, मशीन का मेंटेनेंस कैसे होना चाहिए, वो सब सीखा ही नहीं। तो ये बात भी हो सकती है कि जो पानी आप वो लोग पी रहे हैं उसमें कोई रिजल्ट नहीं मिले। दूसरा ये भी हो सकता है कि मशीन तो लगा रखी है, पानी किसी को दिया ही नहीं, पानी बांटा ही नहीं है। मेरी टीम में एक सज्जन ऐसे मशीन है इनके घर पे 3 साल से। फैमिली मेंबर्स में कुछ को रिजल्ट मिले, 4 लोगों में से 1-2 को मिले, 1-2 को नहीं भी मिले, लेकिन फैमिली मेंबर्स के अलावा आज तक किसी को पानी नहीं दिया। अब किसी को पानी दिया ही नहीं बाहर, तो बाहर वालों को क्या रिजल्ट मिल रहा है कैसे पता चलेगा? उनकी सुई सिर्फ इसी बात पर अटकी हुई, सर पहले मेरे घर में रिजल्ट आ जाए तो मैं दूसरों को पिलाऊं। मैंने कहा भाई तेरे घर के रिजल्ट छोड़, 25-50 लोगों को पानी पिला दे। हो सकता है तुझे नहीं रिजल्ट मिले, 25 लोगों में से 5-10 को मिल गए तो तेरा काम बन जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। हमारे बीच में तो कुछ ऐसे भी धुरंधर होंगे जिनके घर पे मशीन नहीं है, कहीं और से पानी लाके 10-20 लोगों को पानी पिला दिया, उनको रिजल्ट मिल गया, उससे कॉन्फिडेंस पैदा हो गया। ऐसे भी होंगे कोई ना। मैं भी ऐसे ही था, मेरे पास मशीन नहीं थी, पानी किसी और से लाता था और 20 लीटर लाता था, 20 लीटर पानी लाके बांट देता था। 20 लीटर पानी लाके 15-20 लोगों को पिला दिया, उनको रिजल्ट मिल गए। फिर लगा कि यार चीज तो अच्छी है, जिसने डेमो दिखाया वो गलत नहीं कह रहा है, चीज तो अच्छी है, पैसे खर्च किए जा सकते हैं इस पर। मशीन बाद में खरीदी, एक्सपेरिमेंट से लेके, तो ऐसा भी होता है। तो पानी बांटेंगे, कॉन्फिडेंस आएगा। बोलिए। यहाँ पे मैं एक बात बताऊंगा कि जो लोगों के घर पे मशीन नहीं थी वो पानी किसी और से लेके आते थे, या कहते हैं कि बिजनेस शुरू नहीं किया था लेकिन उन्होंने इस तरह के अप्रोच के साथ में काम किया। ऐसे ही लोगों ने महान महान काम किए हैं। इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने आप सभी को बताना चाहूंगा कि ऐसे ही काम करने वाले लोगों ने अपने आप को कहना चाहिए कि आज वो एक बड़ी हस्ती बने हैं। तो ये अप्रोच जो है ना, ये अप्रोच बिल्कुल परफेक्ट अप्रोच है। दुनिया में 2 तरह की अप्रोच हो सकती है। पहली, संदेह की नजर से देखने वाली अप्रोच, और दूसरी जिसके अंदर विश्वास की आग धड़कने रही है, हाँ, भड़कने वाली जो बात होती है। हाँ, तो ये अगर विश्वास की अग्नि अगर भड़क रही है तो वो एक नजरिया जो होता है वो होता है। तो जहां जहां संदेह वाला नजरिया रहेगा वहां पे दुनिया में किसी का भला नहीं होने वाला है, खुद का तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और जहां पे विश्वास के साथ में अपन जो है विश्वास की आग को अपन ने जला के रखा है, वहां पे ये सारी बातें अपने को देखने को मिलेंगी। बिल्कुल जी जी जी। तो जितना स्ट्रॉन्ग बिलीफ होगा, जितना पक्का भरोसा होगा, उतना बढ़िया एटीट्यूड होगा। अब भरोसा पक्का करने के लिए क्या करें? तो सबसे पहले पानी बांटिए बहुत सारे लोगों को। बहुत सारे लोगों को पानी देंगे तो आधों को या उससे ज्यादा लोगों को रिजल्ट मिलेगा जरूर। और जब रिजल्ट मिलेगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आपका पानी काम करता है, लोग इससे ठीक होते हैं। और जब लोग ठीक होते हैं, ये आपको कॉन्फिडेंस आ गया तो किसी से भी बात करने में आपको किसी भी तरह का संकोच नहीं होगा, डर नहीं लगेगा। हमने इतने सारे एग्जांपल्स देखे, कैंसर ठीक हो गए लोगों के हार्ट के ब्लॉकेज दूर हो गए, डायलिसिस बंद हो गई, इंसुलिन बंद हो गए, बहुत सारे एग्जांपल है। और आपको ये भी पता है कि ये सारे जो रिजल्ट्स मिले ये उसी मशीन से मिले हैं जो आपके घर पे भी लगी हुई। ठीक है, आपने उतने सारे लोगों को पानी नहीं पिलाया तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिले, लेकिन जिसने पिलाया उसको तो मिले ना। तो जब इसी मशीन से निकला हुआ पानी पिला पिलाकर दूसरों को इतने बढ़िया रिजल्ट मिले, तो आपके पास भी तो वही पानी है, वही मशीन है।
यस आपको रिजल्ट क्यों नहीं मिलेगा? सही है। डर लगता है लोगों को, तो उसका भी तरीका है। आपको ये बोलने में डर लगता है कि ये मेरा पानी पी जो कैंसर ठीक हो जाएगा, तो ऐसा मत बोलो। इसको बोलो कि बहुत सारे लोगों का कैंसर ठीक हुआ है इस पानी को पीकर, आप भी पीकर देखो। मैं दावा कुछ नहीं करता, वादा कुछ नहीं करता, लेकिन बहुत सारे रिजल्ट्स मिले हैं कैंगन वाटर से। हो सकता है आपका भी ठीक हो जाए। यस ऐसा बोलकर अगर आप पानी देते हो तो आप सेफ हो ना। आपने दावा तो कुछ किया नहीं, आपने तो एक ट्रायल ऑफर किया है। और पानी पिएगा कोई भी पर्सन तो चौथे पांचवें दिन में उसको फर्क समझ में आ जाता है। इस बात से आप सब सहमत होंगे जिन लोगों ने भी पानी बांटा है। कोई भी नया पर्सन जो आता है वो चौथे पांचवें दिन बोल देता है कि हाँ सर फर्क तो है, मुझे ये हो रहा है, मुझे ऐसा अच्छा फील हो रहा है, ये चीज चेंज हो रही है, वो बातें चेंज हो रही है, नींद अच्छी आ रही है, डाइजेशन इंप्रूव हो रहा है, कुछ ना कुछ फीडबैक 4-5 दिन में वो दे ही देता है। तो जब आपको पता है कि आपके पास दुनिया का सबसे अच्छा प्रोडक्ट है, दुनिया की सबसे अच्छी मशीन है, दुनिया का सबसे अच्छा पानी है, तो बात करने में संकोच किस बात का? सही है सर। तो करनी चाहिए, सबको बताना चाहिए। घूम फिर कर फिर हम वही आ जाते हैं, एटीट्यूड। अगर ये एटीट्यूड होगा कि मैं किसी का भला करने के लिए उससे बात कर रहा हूँ, तो बात करने में आपको हमेशा कॉन्फिडेंस रहेगा। लेकिन अगर एटीट्यूड ये है कि ये मशीन खरीदेगा तो मेरे घर में 26,000 आएंगे, 39 आएंगे, 52 आएंगे, तो आपको बात करने में हमेशा डर लगेगा कि इसने अगर मशीन नहीं खरीदी तो मेरा 26,000 गया। लेकिन अगर आपका एटीट्यूड ये है कि ये जो भला आदमी अपनी जीवन में इतनी समस्याओं से जूझ रहा है, ये अगर मेरा पानी पिएगा तो अपनी समस्याओं से बाहर आ सकता है, ये सोचकर आपने किसी को पानी दिखाया, डेमो दिखाया और उसने पानी पीने से मना कर दिया, अब आप क्या सोचोगे? तब आपको परेशानी नहीं होगी, आप बोलोगे यार किस्मत ही अच्छी नहीं थी बेचारी की, सॉल्यूशन खुद उसके घर तक आया, लेकिन उसकी किस्मत में नहीं है कि वो अपनी समस्याओं से बाहर निकले। कोई बात नहीं, दूसरे को ढूंढते हैं। परेशान लोगों की कमी है क्या दुनिया में? नहीं एक ढूंढो 1000 मिलेंगे, एक ढूंढो 1000 मिलेंगे। तो इस एटीट्यूड के साथ जाइए कि इसकी लाइफ में जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मेरे पास है, और ये बात सामने बैठा हुआ बंदा नहीं जानता है, मैं सॉल्यूशन लेकर उसके पास जा रहा हूं। अगर उसको मेरी बात समझ में आएगी तो अपनी समस्याओं से बाहर निकल आएगा। वो समस्याएं स्वास्थ्य की हो सकती है, आर्थिक भी हो सकती है। और अगर इसको मेरी बात समझ में नहीं आई, इसने मुझ पर भरोसा नहीं किया, तो कोई बात नहीं, मैं किसी दूसरे से बात करूंगा। आपके घर में कोई आए और आपने चाय ऑफर की और उसने मना कर दिया कि मैं चाय नहीं पीऊंगा, तो बुरा लगता है क्या? नहीं नहीं लगता ना? ऐसा तो नहीं लगता कि यार इसने चाय नहीं पी, मेरा अपमान हो गया, मेरी तो जिंदगी बेकार हो गई, मैं क्या करूं? अब से मत पियो चाय, दूसरे को पूछ लेते आप पियोगे क्या? तो बस इसी तरह का एटीट्यूड रखिए। आपने किसी को डेमो दिखाया, प्लान दिखाया और उसने कहा मुझे नहीं करना आपका बिजनेस और मशीन भी नहीं लेनी, तो जिंदगी हमारी बर्बाद हुई कि उसकी हुई? उसकी हुई। दूसरे को पूछ लो, कैंगर वाटर के बारे में कुछ सुना है क्या? एक और बड़ा प्रोस्पेक्टिंग के लिए एक बड़ा अच्छा सवाल है। लोग पूछते हैं बातचीत आप कैसे शुरू करते हो? डायरेक्ट अप्रोच, सीधे पूछता हूँ कैंगन वाटर के बारे में कुछ सुना है क्या? और 90% से ज्यादा मामलों में जवाब मिलता है नहीं सुना है। क्या होता है ये? बस यही तो सुनना है, क्या होता है ये? तो सीधा पूछिए, अभी भी बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। और एक सज्जन से मैंने पूछा तो उसने बोला हाँ मैंने सुना है। तो मैंने कहा क्या सुना है, क्या जानते हो कैंगन वाटर के बारे में? तो सर मैं जब ऑफिस जाता हूँ तो मेरे ऑफिस के थोड़ा पहले एक दुकान पे बोर्ड लगा है कैंगन वाटर, बस इतना ही जानता हूँ। क्या आसान था? और कुछ लोगों ने सुना भी, ऐसे मिलेंगे कभी कभी कि हाँ मैंने सुना है,
क्या सुना है, क्या जानते हो? सब कुछ जानता हूँ। मैंने कहा वेरी गुड। डेमो देखा है? मैंने हाँ देखा है। मशीन ले ली? नहीं ली। क्यों नहीं ली? मशीन उसने नहीं ली क्योंकि बहुत महंगी है। फिर उसको मैंने पूछा ये मशीन फ्री हो जाती है, ये पता है कि नहीं आपको? ये मशीन फ्री में मिलती है। बोले ये नहीं पता था। फिर मैंने कहा फिर कैसे बोल रहे हो सब कुछ जानता हूँ? आप यही नहीं जानते मशीन फ्री कैसे होती है? आओ बैठो, बात करते हैं। ऐसा भी हो जाता है। आपके एटीट्यूड पर डिपेंड करता है कि क्या होगा। ऐसा भी हुआ है मेरे साथ, आपके साथ भी होगा। उसने डेमो देखा हुआ है, उसने पानी पिया हुआ है, पानी के रिजल्ट से भी कन्विंस्ड है, उसने बिजनेस प्लान भी देखा हुआ है, और बिजनेस प्लान देखकर उसको ये भी समझ में आ गया कि ये बहुत अच्छा बिजनेस है, मुझे करना है, लेकिन फिर भी नहीं किया। मैंने पूछा क्यों नहीं किया? पहले सर जिसने दिखाया था उसके साथ नहीं करना है। तो मैंने कहा मेरे साथ करेगा क्या? बिल्कुल। तो मैंने कहा मेरे साथ करना है क्या? ले हाँ सर आपके साथ कर लूंगा। ले ली मशीन। ऐसा भी होता है, बिना डेमो दिखाए, बिना प्लान दिखाए, मेहनत किसी और ने कर दी, आपसे मिलकर उसको अच्छा लगा, आपकी पीपल्स स्किल अच्छी लगी, आपका एटीट्यूड अच्छा लगा, तो आपके साथ आ जाएगा। लेकिन ये दुधारी तलवार है, इसका उल्टा भी होगा। डेमो आपने दिखाया, प्लान आपने दिखाया, आपसे मिलकर उसको अच्छा नहीं लगा, आपका एटीट्यूड अच्छा नहीं लगा, वो किसी और से भी मशीन ले लेगा। चीजें दोनों तरह से होती है। देखिए मैं तो एक ही बात कहता हूँ सुनिए सर, बहुत ही प्रैक्टिकल एक ही बात है, सिंपल सी बात है। बिल्कुल चिंता करना नहीं, रत्ती भर भी चिंता नहीं करना। कोई भी व्यक्ति जो 1% इम्प्रूवमेंट डेली के फॉर्मूले पे काम करेगा, उस व्यक्ति से ना जुड़ के दुनिया में उस व्यक्ति को मलाल होने वाला है कि मैंने आपको क्यों छोड़ दिया। बिल्कुल। मैंने इस बिजनेस में कई लोगों को कई लोगों को काम करते हुए, कमाते हुए और इस धंधे से बाहर जाते हुए भी देखा है। धंधा बहुत अच्छा है, लेकिन वो केवल इस वजह से गए हैं क्योंकि उन्होंने गलत व्यक्ति के साथ में इस बिजनेस की शुरुआत करी। 6 महीने, 1 साल, 2 साल अच्छा लगा, और उसके बाद में उनको समझ में आया कि हमसे जीवन में गलती की हो गई। तो मैं तो एक ही बात यहाँ पे कहूंगा, आप सब लोगों के बीच में एक बात को कहूंगा कि ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस को बहुत ही ध्यान से, एक अभी नासिक का ही वाकया आपके सामने रखने वाला हूँ। हम लोग नासिक में एक नेचुरोपैथी सेंटर पर पहुंचे। जब सेंटर पर पहुंचे तो मुझे पता था कि नासिक का सबसे पॉश एरिया में ये नेचुरोपैथी सेंटर है, और यहाँ की बात अगर कहीं की जाए तो यहाँ पे सारे के सारे जो लोग हैं वो एकदम पॉश एरिया है। जैसे अपने दौर में पलासिया या साकेत जिसको कहते हैं अपन, सोनी जी, उस तरह का एरिया था वो। अब मैंने नवनाथ ठाकरे करके लड़का था, उसको मैंने बोला देख नवनाथ, मेरे को ऐसी जगह पर लेके चलना जहाँ पे अपन एक इंसान की जिंदगी में फ्यूचर की भी कुछ बातें कर सके। अब तुम मेरे को पकड़ के ऐसी जगह लेके आ गए हो कि जहाँ पे मैं सेहत के अलावा कोई बात नहीं कर पाऊंगा, तो अपने पास में बहुत लिमिटेड स्कोप है, यानी लिमिटेड स्कोप में ही अपने को बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, ये चीज है। लेकिन फिर भी तुम मेरे को लेकर आए हो विश्वास के साथ में, तो मैं कोशिश करूंगा अपनी पूरी बात रखते हुए, और अपन जमाते हैं सारी बातें। चलो, जब मैं वहां पर गया तो वहां पे मैंने देखा कि एक डॉक्टर मैडम जो है वो वहां पे उन्हीं का वो सेंटर था। बातों में मैंने उनसे जब बात किया और जब डिस्कस किया, तो डिस्कस करने के बाद में एक एक करके मैंने सारी बातें करी, और सेहत की ही बात कर सकते थे वहां पे, तो वो बात किया। लेकिन सिचुएशन ये हुई कि अल्टीमेटली जब मैंने कम्युनिटी मेडिसिन का बुक उनके हाथों में रख दिया,
तो उन्होंने साफ साफ बोला, बोले बोले नहीं बोले आप, बोले मुझे बताइए, बोले ये क्या बताना चाह रहे हैं आप। 3-4 प्रॉपर्टी बताई डेमो करके, और वो जब उन्होंने देखी तो उन्होंने मुझसे पूछा, बोले हमारे पास में ऐसे भी कुछ लोग हैं। मैंने बोला मैडम हम डॉक्टर तो नहीं है, लेकिन हमने कुछ लोगों को जिंदगी में पानी पिलाया, और पानी पिलाया तो हमको पता था कि इनको डायबिटीज है। हमें नहीं मालूम था कौन सा डायबिटीज है। पानी पिलाया और पानी पीने के बाद में जब रिपोर्ट आई, पुरानी रिपोर्ट देखी, नई रिपोर्ट देखी, तो दुनिया ने हमको बताया कि ये टाइप 1 डायबिटिक था जो अब ठीक हो गया है। तो बोलते ऐसा होता है, ऐसा हो सकता है क्या? तो मैंने बोला हाँ मैडम ऐसा हुआ है, ऐसी रिपोर्ट्स है, ऐसे लोग हैं, ऐसे लोगों से हम आपकी रिपोर्ट दिखा सकते हैं, बात करवा सकते हैं। ये सारे मुद्दे हैं। बॉडी पे अगर रिजुविनेशन अगर होने की सिचुएशन आ जाए तो क्या कुछ नहीं हो सकता है, ये आप देखिए। और ये पुस्तक में इस मुद्दे का जिक्र किया गया है, इसको आप एक बार देखिए। तो बोले हम हमारे समय में बोले ये पुस्तक तो थी, बोले लेकिन उसमें ये चैप्टर नहीं था, बोले इंक्लूड। मैंने बोला नहीं मैडम ये तो अभी 2024 में ही इंक्लूड हुआ है। तो उन्होंने बोला, बोले आई एम फुल्ली कन्विंस्ड विद योर कंसर्न, बोले। और बोले मैं बोले 15 अगस्त का अभी समय है, तो बोले थोड़े समय में मैं अपने पूरे सेंटर में बोले आपको जो है इनवाइट करूंगी, बोले अब सारे ही लोगों को ये प्रेजेंटेशन भी दीजिए। और बोले मैं भी समझती हूँ, बोले ये क्या ये जो काम है और ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा ही ऐसा है कि पूरी दुनिया को इधर शिफ्ट होना पड़ेगा। तो जितने भी आपके प्रोस्पेक्ट्स हैं, जितने नए लोग हैं जो इस बिजनेस को समझना चाहते हैं, काम को समझना चाहते हैं, जो भी इंसान इस धरती में पानी पिए बिना रह नहीं सकता है जिंदा, उनको इधर आना पड़ेगा साहब। ये बहुत ही प्रैक्टिकल बात है। नहीं आएंगे तो अपनी थोड़ा सा कुछ नुकसान देखने के बाद में आना पड़ेगा। और अगर नुकसान देख के